क्योंकि नाटक तो हमारे पूरे मुल्क में हो रहा है। 56 इंच के सीने में नाटक हो रहा है। हमारे होम मिनिस्टर साहब नाटक कर रहे हैं, तो मैं क्या नाटक करूंगा? हमारे को तो लात मार के पिछाड़े को भगा देंगे पीछे। हमारी क्या औकात नाटक करने का? नाटक वाले तो वैसे भी बाहर निकाल दिए जाते हैं समाज से, क्योंकि हमारी कला तो बैठी हुई है इस बात पे कि हम विरोध करेंगे। तो नाटक क्यों करूंगा साहब मैं? सॉरी यार रामा भाई, माफी, मैं नाटक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं आपसे अपनी चंद यादें आप लोगों से बांट सकता हूं। मुझे मालूम है आप सब लोग, मैं आपसे अपनी एक बात को कहने से पहले ये कहूंगा, मेरी आवाज जिसके पास आज कोई माइक नहीं है, आपके दिलों तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और आप अपने कान यहां तक मेरे पास तक ले आइए। और जितने लोग जो भी चिल्ला सकते हैं माइक पर चिल्ला लें, बस आप अपने कान यहां तक ले आइए। मेरा नाम शरण कुमार लिब्बाले है। मैं इन दिनों नासिक में कार्यरत हूं। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार स्कूल देखा था, पहली बार बच्चों से भरा कमरा देखा, ब्लैक बोर्ड देखा, कुर्सी देखी, गुरुजी को देखा। स्कूल कभी विठोबा तो कभी महादेव मंदिर में लगा करता। स्कूल के अंदर स्वर्ण जाति के लड़के लड़कियां बैठते, बाहर महार, फिर चमार और फिर मातंग जात का अकेला अर्जू। महार जात होने के कारण स्कूल के आंगन को हर शनिवार को मुझे गोबर से लीपना होता। एक बार लीपते लीपते मैं मंदिर के गर्भगृह में चला गया। अंदर पहुंचा तो बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल मैं थर्रा गया कि कोई कहीं मुझे देख ना ले। सावन के महीने में हमारी स्कूल की जगह अक्सर बदलती रहती। उस दिन स्कूल भूताल सिद्धि के मंदिर में लगा। मेरी जाति का पर्शिया जो साला एक नंबर का शैतान था, उसने भूताल सिद्धि की मूर्ति पर ही पेशाब कर दिया। मैं एकदम से घबरा गया, उसे गालियां देने लगा। ए पर्शिया, ये तूने क्या किया रे? भगवान का कोप तुझ पर फूटेगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा रे। वो वहां से निकला और दूर जाकर अपना नेत्र संभालते हुए बोला, वो सब लोग भगवान की मूर्ति का छू सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। सावन के महीने की ये बात है। उस दिन स्कूल तेली की कोठी में लगा। मैं आगे जाके लड़के और लड़कियों के बीच में बैठ गया। कोठी मालिक के लड़के ने मुझे देखा, दौड़ता हुआ आया और धड़ाधड़ मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं एकदम से घबरा गया। इतने में गुरुजी आए, उन्होंने मुझे वहां बाहर बैठने के लिए कहा। हम लोग अक्सर बाहर बैठा करते, जूते और चप्पलों के बीच। रत्ना की जूतियां मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती, पर गुरुजी की चप्पलों को मैं छूता तक नहीं, वो मुझे राम जी की पादुकाएं लगती। एक बार हमें स्कूल की ओर से वन भोजन ले जाया गया। वन भोजन रे, वन भोजन, वन भोजन रे, वन भोजन, वन भोजन रे, वन भोजन। मुझे याद है मेरे पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे थे, हम सब मतवारे बैलों से भागे चले जा रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत हरियाली वाली जगह पर पहुंचकर हमें रुकने के लिए कहा। मैंने वहां पर रुक गया। उन लोगों ने अपना कबड्डी का खेल शुरू कर दिया और साथ में पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उनके साथ खेलना चाहा तो मना कर दिया। लड़कियों ने किकड़ी, तो हम लोगों ने भी दूर जाकर अपना छूना पानी का खेल शुरू कर दिया। लगभग 1.5 घंटे बाद मास्टर साहब ने हमें छोड़ सबको बुलाया और एक बड़ा गोल घेरा बना, उसमें खाना खाने के लिए कहा। उन लोगों के पास बहुत सी तली हुई स्वादिष्ट चीजें थी, लड्डू, कचौरी, अचारी, ज्वारी की रोटियां। वो अपना अपना खाना मास्टर साहब को भी दे रहे थे। उन्हें देख मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी अपना खाना मास्टर साहब को खिलाऊं, लेकिन अगले ही पल सोचा क्या वो मेरा खाना खाएंगे? तो हम लोगों ने भी दूर जाकर अपनी रूखी रोटी, चटनी और सूखी मछली निकाली और खाने के लिए बैठ गए। लगभग 1 घंटे बाद मास्टर साहब ने हम सबको छोड़
हमारी जाति के मर्तिया को बुलाया और बची कुची झूठन हम सब लोगों में बांट देने के लिए कही। मर्तिया झूठन लिए आगे दौड़ा चला जा रहा था और हम सब लोग चीलों के झुंड की तरह उसके पीछे पीछे। एक चित्रहारे पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने झूठन खोली। लड्डू, कचौरी, ज्वारी की रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हम सब लोग उस पर टूट पड़े। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मास्टर साहब ने वन भोजन पर निबंध लिखने के लिए कहा। मैंने अपनी स्लेटी निकाली, लिखा, थूक लगाया, पोंछ दिया, फिर लिखा, फिर पोंछ दिया। पोंछते पोंछते मेरे कमीज का एक हिस्सा काला पड़ गया। क्या लिखूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे स्कूल की ओर से प्रभात फेरी निकलती। हम सारे के सारे बच्चे उसमें भाग लेते, जोर जोर से नारे लगाते, जय हिंद, जय भारत के। सारे के सारे बच्चे नए कमीज और नेकर पहनकर आते। मैं अपनी पुरानी कमीज में कच्छे में खोप कर आता। वो लोग सारे के सारे गांव का चक्कर लगाते। मेरी नानी संता माए गांव की झाड़ू लगा रही होती। मेरी इच्छा होती कि वो गांव के बाद हमारी माहर बस्ती में भी जाएं और सब लोग मुझे नारा लगाते हुए देखें, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लोग वहीं पे ही नारे लगाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग नदी पर जाते। नदी के ऊपरी घाट पर स्वर्ण लोग पानी भरते, उससे नीचे धनबर, फिर कुंभी, फिर महार और फिर मातंग जात का अकेला अर्जुन। एक बार की बात है, मैं नदी पर खेल रहा था। मैं खेलते खेलते प्यास लगी, पीने के लिए पानी नदी में उतरा। ऊपर घाट पर शायद किसी माँ ने अपने बच्चे का मल से भरा कपड़ा धोया था। मैंने पीने के लिए पानी चुल्लू में लिया। उपकाई आई, पर कहूं किससे? बारात आई रे बारात, ए बतिया बारात आई रे बारात, बारात आई रे बारात। हमारे गांव में जब भी किसी बड़े बूढ़े आदमी के घर में शादी होती, हम सारे के सारे बच्चे वहीं पर इकट्ठे हो जाते। मडुआ देखते, सजी धजी लड़कियों को देखते, अंदर गाना बजता, हम लोग नाचने लगते। दिन तिना दिन, दिन तिना दिन, दिन तिना दिन, दिन दिन तिना दिन, दिन तिना दिन, दिन तिना दिन, दिन। जैसे ही गाना खत्म होता, अंदर से कोई बड़ा बूढ़ा आ जाता, कहता, ए बच्चों चलो भागो यहाँ से। हम सारे के सारे बच्चे वहां से भाग जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वहीं पे इकट्ठे हो जाते। अंदर से आवाज आती, अरे भाई एक लड्डू लो ना, अरे अभी तो ज्वारी की रोटी भी बाकी है, अरे थोड़ा घी तो डालो, अभी तो खीर भी बाकी है। ये सब सुनते सुनते पेट कान तक आ जाते। खाने का बुलावा पूरी की पूरी महार बस्ती में आता। सारी की सारी बस्ती खाना खाने के लिए जाती, साथ में कुत्ते भी। मैं अपनी नानी संता माए और बहनों के साथ जाता। खीर परोसी जाती, झट से चट कर जाता। लेकिन एक बार ऐसे ही करते हुए भीमप्पा ने मुझे देख लिया। मेरा कान ऐठते बोला, बोला चोरी करते हो? इनकी जात ही गंदी है सालों की, खाते हैं और घर भी ले जाते हैं। मैं रोते हुए वहां से भाग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी नानी संता माए फिर भी थोड़ी सी खीर बचा कर ले ही आई। संता माए को जब भी किसी शादी ब्याह के घर में बुहारने लीपने का काम मिलता तो उन्हें बहुत सी खीर मिलती, इतनी कि भरपेट खा कर भी बच जाती। फिर उस खीर में छोटे छोटे बड़े बनाती, यानी खीर के छोटे छोटे गोले बनाकर उसे धूप में सुखो देती।
और जिन दिनों हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता, हम लोग बुढ़े पे बैठे सत्ता भाई की खीर के बड़े, सत्ता भाई की खीर के बड़े कहते कहते उन्हें चूसते रहते संतरे की गोली की तरह। एक बार ऐसे ही ग्राम भोज था। मेरी नानी संता माँ खीर खा के आ चुकी थी, मेरी बहनें भी। मेरी माँ मसा माँ मुझसे जिद कर रही थी कि जा खीर खा कर आ और साथ में थोड़ी सी बचा कर भी लेकर आ। लेकिन मुझे इस तरह जाने में संकोच हो रहा था। उसके दो कारण थे। एक तो स्कूल में सारे साथी मुझे थेड़ थेड़ कहकर चिढ़ाते थे, और भीमप्पा की उस घटना के बाद से मुझे चोर होने का एहसास भी हो रहा था। खैर, माई ने बहुत जिद की। मैं थाली कबीज के नीचे छुपा कर वहां पहुंचा। उन लोगों ने जितनी खीर परोसी उतनी खाई। वापस खाली थाली लिए जब घर पहुंचा तो माँ मुझसे बोली, खीर ले आया? मैं खाली थाली लिए चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। वो मुझ पर भड़क पड़ी, हरामखोर, खीर क्यों नहीं लेकर आया? तुझे बहुत बड़ी है इज्जत और मान की। मैं खाली थाली में ग्रहण लगे काले सूरज को देख रहा था, और उसके गुप्त अंधेरे के अंदर, गहरे अंधेरे के अंदर डूबता चला जा रहा था। दूर, बहुत दूर, बहुत दूर एक गहरी खाई में। नाड़ा लो, लट्ठे का कपड़ा लो, ज्वारी लो, अनाज की भेड़ी लो। हमारे गांव में हर बुधवार को हाट लगती। मेरे दादा यानी मेरे नाना महमूद दस्तगीर जमादार, वो मुझे 10 पैसे देते। मैं 10 पैसे लिए दिन भर हाट पे घूमता रहता। किसी को लड्डू, किसी को केला, किसी को कचौरी, किसी को रबड़ी, किसी को कुछ खाते हुए देखता। दिन भर थूक निकलता रहता। शाम को जब हाट बंद होने वाली होती तो मैं 10 पैसे का पेड़ा खरीदता, थोड़ा खुद खा लेता और थोड़ा बचाकर अपनी माई के लिए ले आता। माई अपनी गोदी में बच्चे को दूध पिला रही होती। मैं माई से कहता, माई पेड़ा थोड़ा बच्चे को भी देना। वो कहती, बच्चा मेरा दूध पी लेगा, पेड़ा उसी में मिल जाएगा। बहुत बुरे दिन थे। मेरी बहनें वनी, तमी, सुनी, पमी, इंद्रा, सिद्राम, हम सब लोग दिन भर हाट में घूमते रहते, कुछ खाने को मिलेगा। मेरी नानी संता माए घर पर जाकर झूठन मांग कर लेकर आती। जब वो झूठन मांग कर लेकर आ रही होती तो मुझे उन पे बहुत गुस्सा आता, जो तेजी से भागते हुए क्यों नहीं आती हैं। लेकिन जब वो झूठन से भरा हुआ अपना आंचल खोलती तो मुझे उनका आंचल स्वर्ग सा लगता और अमृत सा। एक बार की बात है, हम लोग दिन भर हाट में घूमते रहे, सारे बहन भाई, कुछ खाने को नहीं मिला। शाम को जब हाट बंद होने लगी तो मैंने देखा वनी ने केले का छिलका उठाया और उसे खाने लगी। मेरे तो एकदम से गुस्सा आ गया। मैंने खींचकर उसके कान पर रबड़ मारा और बोला, शर्म नहीं आती है? केले का छिलका उठाकर खाती हो? वनी रोते हुए वहां से भाग गई। लेकिन कुछ देर बाद मेरा खुद का ही ईमान डगमगा गया। मैं झट से उस केले के छिलके की ओर बढ़ा, उसे उठाया, धोया, नदी में साफ किया, और जो ही खाने लगा तो देखा सामने से मास्टर साहब आ रहे हैं। मैंने झट से छिलका नदी में फेंक दिया। नदी खून सी लाल नजर आ रही थी और छिलका गर्भ से निकले बच्चे की तरह दूर, बहुत दूर। बाद में जब घर पहुंचा तो मसाई यम की तरह चिथड़ों पर बैठी हुई थी। वनी ने मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया, माँ, भैया ने मुझे मारा। मैं बोला, ये केले का छिलका उठाकर खा रही थी। माँ बोली, हरामखोर, इसे कीड़े और चींटियां खाकर जीने दे, तुझे बहुत बड़ी है इज्जत और मान की। मैं कटघरे में खड़े मुजरिम सा डूबता चला जा रहा था एक गहरी खाई में, दूर, बहुत दूर, उस अंधेरे कुएं में जहां मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ बंद चांद सितारे थे जो उस खाई के अंदर जगमगा रहे थे, जो मेरी आवाजों को सुन रहे थे, और मैं उसमें डूबता चला जा रहा था, दूर,
बहुत दूर, बहुत दूर। शरणो, बेटा शरणो, शरणो, बेटा शरणो। मेरी नानी संता माए रोज सुबह उठकर एक बड़ा सा झोला पकड़ उसमें गोबर इकट्ठा करने के लिए जाती। मैं उनके साथ पीछे पीछे जाता। गोबर इकट्ठा करके वो उसके उपले बनाती जिससे कुछ खाने को आता। फसल के दिनों में जानवर ज्यादा खा लेते। उनके गोबर में ज्वारी के फूले हुए दाने निकलते। संता माए ऐसे गोबर को अलग उठाकर रखती थी। फिर नदी पर जाती, उसे धोती, साफ करती, गोबर अलग बह जाता और ज्वारी के दाने अलग आ जाते। चकमक चांदी से चमकते ज्वारी के दाने धूप में सूखते हुए और फिर सूख जाने के बाद उन्हें गाते हुए चक्की पर पीसती। जोहार माए बाप, जोहार माए बाप, जोगवा मिली है, जोहार माए बाप, जोहार माए बाप, जोहार माए बाप, जोगवा मिली है। धीरे धीरे शाम ढलती। दहलीज पर खजियारा कुत्ता बैठा होता। दादा कोने में बैठे बीड़ी सुलगा रहे होते। मैं दादा के पास जाता, कहता दादा कहानी सुनाओ। दादा कहते मेरे पैर दबाओ। मैं पहले दादा के पैर दबाता। दादा मुझे कहानी सुनाते। एक थी चिड़िया, एक थी मैना, एक थी चिड़िया, एक थी मैना, एक थी चिड़िया, एक थी मैना। आटा पिसकर तैयार हो गया। संता माए ने मुझे एक चिथड़ा पकड़ाया और बोली जा मसा माँ के यहाँ से अंगार ले आ। मैं मसा माँ के यहाँ से अंगार लेकर आया, उसे चूल्हे में रखा। धुआं बढ़ने लगा। मच्छर किनारा कश कैदियों की तरह घर से बाहर भागने लगे। संता माए ज्वारी की रोटी बना रही थी। उनके चेहरे पर पड़ी छाइयां बंजर धरती से लग रही थी और कान के पीछे का बहता पसीना नदिया की धार सा। वो हमेशा की तरह हमें जुगवा के आटे की रोटी दे रही थी और खुद गोबर से निकले ज्वारी के दाने की रोटी खा रही थी। आज मैंने जिद करके एक टुकड़ा उनसे ले ही लिया। उसे मुंह में रखा, चबाया। ऐसा लगा जैसे गोबर खा रहा हूं। लेकिन आश्चर्य है, संता माए कितने शांत और धैर्य से उसे खा रही हैं। हाथ का निवाला मुंह में जाता और मुंह का पेट में और गायब हो जाता।
किसी की शव यात्रा निकल रही थी। मैं सोचा इसमें शरीक हूं ना हूं, कहीं प्रेत छाती में ना चढ़ जाए, लेकिन एक 5 पैसे का सिक्का मेरे पांव के करीब आकर पड़ा और इसमें मैं शरीक हो गया। वो लोग अर्थी को आगे लिए बढ़ते चले जा रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे। कुछ पैसे लुटा रहे थे, औरतें विलाप कर रही थीं, बाकी लोग गुलाल सर पे लगा रहे थे। शमशान के नजदीक पहुंचकर उन्होंने अर्थी को नीचे रखा। उसकी पांव के करीब लगभग 1.25 सेर ज्वार और कुछ पैसे रखे। फिर एक एक करके सब लोगों ने उसके पांव छुए। पांव छूने के बाद उसे उठाया और चिता की ओर लेकर चले गए। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी नजर उन 1.25 सेर ज्वार के दानों पर थी। मैं झट से वहां पे लपका, उसे अपनी कमीज में भरा और दौड़ने लगा। और रास्ते में यही सोचता रहा कि हाँ, अमीरों की ऐसी शव यात्रा है, रोज क्यों नहीं निकलती है। संता माएं आज बहुत खुश होंगी, मुझे ऐसी बहुत शाबाशी करेंगी, मुझे बहुत प्यार करेंगी। घर पहुंचा तो संता माएं को शायद इस बात का पहले ही पता लग चुका था। उन्होंने फटे हुई रबर की चप्पल मेरे पे खींच के मारी। मैं एकदम से रोने लगा। वो मुझे कुछ कहते हुए बोली, अरे रो क्यों रहा है बेटा, ये प्रेत की ज्वारी है, जा इसे नदी में फेंका, नहीं तो प्रेत छाती पे पड़ जाएगा। अछूतों की बस्ती भी प्रेत की ज्वारी की तरह है। यहाँ का एक एक आदमी, ज्वार का एक एक दाना अछूतों की तरह है। लेकिन संता माए, ज्वारी अछूत कैसे? इसे बोएंगे तो फसल उगेगी, खाएंगे तो भूख मिटेगी। पांडेवार रे पांडेवार, पांडेवार रे पांडेवार, पांडेवार रे पांडेवार। पांडेवार यानी अछूतों का काम। ऊपर वाली गली, नीचे वाली गली, बीच वाली गली, मुर्गे वाली गली, चारों गलियों में से एक एक परिवार को दिया जाता। इन लोगों को बहुत से काम करने पड़ते। चौपाल की दिया बत्ती करना, वहां लीपना, और सोनों के यहाँ कोई जानवर मर जाए तो उसे उठा कर लेकर आना। कोई बड़ा जानवर होता तो उसके गले में रस्सी बांधकर उसे रगड़ कर खींच कर लेकर आते। कोई उससे छोटा होता तो 2 टांगे डंडों से आगे बांधते, 2 पीछे से बांध कर लेकर आते। कोई उससे छोटा होता तो कांधे पर रख कर लेकर आते। जीते जी गौ माता की पूजा की जाती। उसकी लाश उठाने के लिए हम महारों को बुलाया जाता। मालकिन खाओ विभोर हो, मालकिन खाओ विभोर हो, उसके वियोग में विलाप करती। लाश उठ जाने के बाद फिर हम सब लोगों को 2 सेर ज्वार दिया जाता, जिसे चारों परिवारों में बराबर बराबर बांट दिया जाता। जिस महीने जानवर ज्यादा मरते वो महीना हमारे लिए खुशी का महीना होता, और जिस महीने जानवर कम मरते उस महीने में किसी जानवर को भगा कर लेकर आया जाता, कुछ खिला पिलाकर उसका काम तमाम किया जाता। रातों रात सबके चूल्हे पर मांस पकता, सुबह तक खेल खत्म। पढ़ 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 यानी मरे हुए जानवर की लाश, उसको देखते ही हम खुशी से कुलाचे मारते। पढ़ मिल गया रे, पढ़ मिल गया। लाश का धड़ चीरा जाता, उसके लिए बड़े बूढ़े हम मुझ जैसे तगड़े लड़कों की सहायता लेते। मैं मरे जानवर की टांग पकड़ता, जो ही टांग पकड़ता खून रिसता, मेरा हाथ टांग पर से फिसलता, मेरी कनपट्टी पर खींच कर रैपट पड़ता। मादर चोद कस के पकड़, मेरी पकड़ और मजबूत हो जाती। मैं हर एक भाग को बड़ी बारीकी से देखता, जिगर, फेफड़ा, तिल्ली, बड़ियां, छोटियां, जीभ, हर एक भाग को बढ़िया नरम मांस चारों परिवारों में बांट दिया जाता। बाकी पर बाकी लोग और कुत्ते झपटते, मैं अपनी थपली के लिए झिल्ली उठाता। बहुत दिनों तक जानवर का ढांचा वहां पर पड़ा रहता।
जो देखने में बहुत भयानक लगता। काले और सफेद गिद्ध वहां पे मंडराते रहते। उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लगता। बड़े बूढ़े कहते, अरे अपनी आंख कान बचा के रख, नहीं तो नोच के खा जाएंगे। बचपन में हम सारे दोस्त लोग खेल भी ऐसा ही खेलते, यानी एक हमारा साथी मरा हुआ जानवर बन जाता और बाकी सब लोग चीलों के झुंड और गिद्धों के झुंड की तरह उसके पीछे पीछे भागते रहते। ये नोची तेरी कान, ये नोचे तेरे बाल, ये नोची तेरी नाक। लेकिन एक बार स्कूल में मैंने मरे हुए आदमी का ढांचा देखा जो मुझे ज्यादा भयानक लगा। धीरे धीरे शाम ढलती, मिट्टी के तेल की ढिबरी टीबी के मरीज से टिमटिमा रही होती। दहलीज पर खजियारा कुत्ता बैठा होता। दादा वहां कोने में बैठे बिड़गी सुलगा रहे होते। पेशाबों की बुओं से भरे कोने, खटमलों के खून से रंगी दीवारें और पास ही मरियाई का मंदिर और पुराने बिस्तरों के चिथड़ों में सोते बच्चे और बच्चों के बिस्तरों में घुसे लोग। मरियाई के मंदिर पे काँव काँव करते कौए और उस पर सूखी चानियां, यानी मरे हुए मांस के टुकड़े सुखा के रख लिए जाते बुरे वक्त के लिए, सुखा कर। और उस पर बार बार इधर से उधर दौड़ता मैं और पीछे पीछे दौड़ते मेरे साथी। ढेर ढेर ढेर, इसने मेरा बछड़ा खाया। ढेर ढेर ढेर, इसने मेरा बछड़ा खाया। मैं बेनतहा दौड़ता चला जा रहा था। मेरे हाथ पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। मैं बेनतहा, मेरी नसें फट के बाहर आ रही थी। मेरा दिल निकल के बाहर आ चुका था। मेरी सारे जिस्म चितड़े चितड़े छोड़ हो चुके थे। मैं धड़ाम करके गिरा। देखा पेट में बैठा बछड़ा सता रहा था। हुड़क हुड़क हुड़क, शरणो हे शरणो शरणो हे शरणो। चंदा माए, संता माए की छोटी बहन, रोज सुबह उठकर मुझे गुड़ की काली चाय देती। उसे पीकर मैं दोबारा अपनी नानी संता माए और दादा के साथ सोने चले जाता। सोकर आता तो मैं फिर उसके बाद नदी पे नहाने जाता। वहां से पत्थर से रगड़ के नहा के आता तो मेरी नानी संता माँ मुझे दूध की गोरी चाय देती, जिसे पीकर मैं स्कूल चला जाता। स्कूल से लौट कर आता तो चंदा माँ मुझे चानी भून कर देती, मांस के तेल में नोन मिर्च बुड़क कर, ऊपर से बासी रोटी। उसे खा कर मैं खेलने चला जाता। उनके घर पे हमेशा एक बिल्ली रहती। वो हमेशा गुड़ और मूंगफली चबाती रहती। बिल्ली को लेकर उनका मेरी माँ मसा माँ से झगड़ा होता। बोलती, ए अपनी बिल्ली संभाल कर रखा कर, सारे दिन मेरी मुर्गियों के पीछे भागती रहती है। और वो कहती, ए तू अपनी मुर्गियां संभाल कर रखा कर, दिन भर इधर से उधर बेटर गश्ती करती रहती है। झगड़ा होता, बातचीत बंद। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो मुझे और नागी को बुलाती और 10 पैसे देती और कहती, जा बेटा इसे नदी में फेंका, पर सुन इसे मारियो नहीं तो काशी जाना पड़ेगा प्रायश्चित के लिए। मैं और नागी उसे छोड़कर आते तो पूछती, छोड़ाया बेटा? क्या वो रो रही थी? क्या वो चिल्ला रही थी? मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप चला जाता। चंदा माए और संता माए दोनों में जब प्यार रहता तो एकदम चाशनी की तरह मीठा, और झगड़ा होता तो क्या बताऊं, दोनों इतनी झगड़ालू कि उनके घर के पास से कोई गोबर तक नहीं उठा सकता। और ये गोबर लेकर आने की और जिम्मेदारी मेरी और निगू की होती, गौमूत्र लेकर आने की जिम्मेदारी। हम लोग दिन भर गाय के पीछे भागते रहते। एक बार माँ को झचकी हुई, मैंने उनका बच्चा देखना चाहा तो मुझसे बोली, पहले पीठ पीछे करके थूको फिर आना। मैंने पीठ पीछे करके थूक दिया। उसके बाद भी मुझ पर गौमूत्र छिड़का, तब मुझे आने दिया। और ये गौमूत्र लेने के आगे आने की जिम्मेदारी मेरी और नागी की होती।
हम लोग दिन भर गाय के पीछे भागते रहते, भूत 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 भूत, अरे भूत 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 भूत। गाय भूतती नहीं, दिन भर उसके पीछे भागते रहते। फिर हौले से जाकर उसके पेशाब की जगह को सहलाते, तब कहीं जाके थोड़ा सा भूतती। एक बार मैं बीमार हुआ तो मेरे चेहरे पे ही गौमूत्र निकल दिया। मैं बोला, एकदम से लगा सारा चेहरा छिल गया। मुझसे बोलती, तू गौमूत्र पिया कर, इससे सारी बीमारी भाग जाएगी। ये सुन के मैं वहां से भाग जाता। लेकिन उस दिन मुझे अपनी नानी संता माँ पे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने मातंग जाति के दोस्त भीमू के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते प्यास लगी, हम दोनों घर पे गए, लोटा उठाया और पानी पीने लगे। इतने में संता माँ वहां पर आ गई और मेरा लोटा छीनते बोली, अरे 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 इसे नीचे रख, सारा गांव जल गया क्या जो इस मातंग जात के साथ खेल रहा है, अरे नीचे रख। और भीमू का कान पकड़ते बोली, खबरदार जो दोबारा यहाँ कभी आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। संता माए, जात दोस्ती से बड़ी है क्या, प्यास से बड़ी है क्या? भीमू अपवित्र कैसे, वो भी तो मेरी तरह इंसान ही है ना। लेकिन संता माए रोज सुबह उठकर मेरा चेहरा देखती, मैं घूरे पर बैठा उन्हें झाड़ू लगाते हुए देखता। झाड़ू लगाती संता माए, धूल के बवंडर में गुम बाल, चेहरा, शरीर। रास्ते में मिलता शंभू, विट्ठल का भगत, हाथ में भगवा झंडा, गले में चोखा महार का कपड़ा, माथे पर अबीर, और उधर शंकर की आवाज, जानवर छोड़ो, जानवर छोड़ो, जानवर छोड़ो। कांधे पर काली गुदड़ी और हाथ में लाठी लिए चंका शंकर, और पीछे पीछे चलता मैं। उधर बुद्ध बाजार में साइकिल पर मटन लेकर आता कसाई, और उसके पीछे पीछे आता मैं। झगड़ती माँ, गुर्दे दो, कपूरे दो, कलेजी दो, सब कुछ आंचल में समेट के चलती माँ। पीछे पीछे भोटियां हाथ में लिए चलता मैं। अचानक झपटती चीलें, खून से लहूलुहान मेरे हाथ। उधर बुद्ध बाजार में मिठाई ढूंढती, मिठाई, बिखरा बखर, झाड़ू लगाने के एवज में ढूंढती संता माए। दे मिठाई, बखर दे, सब्जी दे, सड़े गले फल, सब कुछ आंचल में समेट कर चलती चलता माए। और पीछे पीछे हमाली ढूंढता मैं। हमाली, हमाली, हमाली चाहिए साहब, हमाली, बढ़िया हमाली साहब, 10 पैसे में हमाली, हमाली चाहिए साहब, बढ़िया हमाली, 10 पैसे में हमाली। ओझा सर पे उठाए, आगे बढ़ा, पीछे से दादा चिल्लाए, नहीं, हमारी नहीं करनी है। मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरी मां सगी मां मसा मां ने भी नहीं दिया। एक बार मुझे लेकर उन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कि तब से उन दोनों ने महार बस्ती में रहना ही छोड़ दिया। गांव से बाहर एक बस स्टैंड पर आकर रहने लगे। खुली जमीन, खुला आसमान और 3 पत्थरों का हमारा चूल्हा। चिंदिया, सूखे डंठल पत्थरों में इकट्ठे करके लगाते। हवा इतनी तेज चलती कि बस उसकी हवा से रोटी सिकती नहीं। पत्थर के चूल्हे पर किसी तरीके से रोटी सेकी जाती। मेरी नानी संता माए दिन भर झाड़ू लगाती। वहां पर बरसात के दिनों में एक छोटी सी टीन का इंतजाम किया गया, जो इतनी छोटी कि उसके अंदर अगर मैं पांव लंबे करके सोता तो संता माए चिल्लाती, अरे हे, अब पांव अपने पेट में रख, नहीं तो चूल्हा टूट जाएगा। और अगर पांव सीधा करता तो कहती, अरे हे, बोला ना दोबारा से पेट पे अंदर रख। मैं पांव पेट के अंदर रख के सो जाता। स्कूल से लौट कर आता तो एक लकड़ी के बक्से में सब्जी रखी होती, छोटे से बक्से में, जिसमें खटमल और तिलचिट्टों की भरमार होती।
मैं खटमल और तिलचट्टे सब्जी में से निकाल कर फेंकता जाता और खाना खाता जाता। संता माए बस स्टैंड पर जाकर झाड़ू लगाती, उसके एवज में उन्हें एक कप चाय मिलती, आधी कप खुद पीती और आधी प्लेट में मुझे देती। मैं सुपड़ करके टूटी प्लेट में चाय पीता। दादा नाम कट जाने वाले विद्यार्थियों के तमाम टिफिन बॉक्स चढ़ाते और वहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं अखबार बांटते, बसों में हमाली करते, दिन भर हमाली ढूंढते रहते। शाम को 10-10 पैसे में दिन गिना जाता। शाम को हमाली के 10 पैसे का तेल, 10 पैसे का मिट्टी का तेल, 5 पैसे की मिर्च, 5 पैसे का नमक, 20 पैसे की ज्वारी, 10 पैसे की दाल खाने के लिए आता। शनिवार और रविवार को दादा सप्ते में ही हमाली करते। हमाली चाहिए साहब, बढ़िया हमाली। एक बार की बात है, दादा हमाली कर रहे थे। दादा के बदन में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। वो बोझा सर पे उठाए बस पे चढ़ाने लगे। अचानक से उन्हें चक्कर आए और सारा अनाज नीचे फैल गया। सेठ बहुत नाराज हुआ, बोला साले बुड्ढे, हमाली नहीं होती है तो काय को करता है, कल से तेरी हमाली बंद। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे मुंह से किसी ने निवाला छीन लिया हो। अगर दादा की हमाली बंद हो गई तो हम लोगों का क्या होगा, मेरी नानी का क्या होगा। उन्होंने हम सब लोगों को बिना धर्म जात बरादरी के प्यार दिया है। दादा का क्या होगा, वो अगर मर गए तो। लेकिन दादा अगर उस दिन मर गए होते तो। बात 1947 की है, जब हमारा भारत आजाद हो रहा था। हैदराबाद निजाम से आज़ादी के लिए भारतीय फौजें वहां से गुजर रही थी। उन दिनों गांव में मेरे मल्लेश पटेल की पटेली थी। दादा कोतवाली में नौकरी करते थे। दिन भर फौज की आओ भगत की, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। फौज वहां से गुजर रही थी, ठहर रही थी। शाम को जब सब फौजी सोने के लिए गए, दादा भी सोने के लिए गए, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और सोने लगे। देखा उनके सर पे बोदी नहीं है। फौज को शक हुआ। दादा की धोती खोल कर देखी गई, उनके माथे पर बंदूक तान दी गई। वो तो भला हो मल्लेश पटेल का जिसने दादा को बचा लिया। दादा अगर उसी दिन मर गए होते तो हम लोगों का क्या होता, मेरी नानी का क्या होता। उन्होंने जब से उनके पति ने उनको छोड़ा तो मेरे दादा की पत्नी उन्हें छोड़ के गई, क्योंकि उनके कोई बच्चा ना था। तब से लेकर आज तक उन्होंने मेरी नानी का साथ पूरा दिया है। वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता जब नानी के पहले पति की मृत्यु का समाचार आया। दादा हमाली करने गए हुए थे, वहां से दौड़ते हुए आए, संता माई को बताया। वो दहाड़े मार कर रोने लगी। उन्हें सारे हमाली के पैसे दिए और फिर साथ में कुछ पैसे कर्ज भी लेकर दिए। वो अपने पति की क्रियाक्रम के लिए वहां से चली गई। लेकिन कुछ देर बाद, 3-4 दिन के बाद, जब तक लौटी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दारू पी, मुझे चावल उबाल के खिलाया। बाद में जब वो लौट कर आई तो उनके साथ सौत का मेरा मामा रोहित दास मामा भी थे। उन्होंने पूछा ये कौन है, बोले हमाली करते हैं, बस यूं ही बाहर रहते हैं घर के। दादा चुपचाप वहां से चले गए। प्यार में कोई इतना कर सकता है, दादा इसकी जिंदा मिसाल थे। लेकिन प्यार के जब उस पहलू को याद करता हूँ तो लगता है जिंदगी की रंगत ही बदल गई। ये बात उन दिनों की है जब मेरे एक गाल पे ऐड दो तो खून आ जाए और दूसरे पे ऐड दो तो थूक आ जाए। मैं दिन भर गांव में हवाली करता रहता, मटर गश्ती करता रहता, घूमता रहता। लेकिन जब से शिवंता से आके 4 हुई, जिंदगी की रंगत ही बदल गई। शिवंता जिसकी माँ गड्ढा खोदने के लिए जाती और बाप मजूरी करने के लिए जाता, उसकी 2 बहनें और एक भाई कमर से लिपटा रहता, बह बह करता रहता। मैं उसके घर के पास से गुजरता, शीशा मारता, वो बाहर आके बर्तन मांजने लगती, मैं उसे कटारे देकर भाग जाता। मैं दोबारा उसके घर के पास से गुजरता, उसे इशारा करता, वो नदी पर खड़ा लेकर आ जाती। मैं नदी में डुबकी लगाता, नदी में वो, नदी में मैं, नदी में खड़ा। मैंने आज हिम्मत करके उस पर पानी उछाल ही दिया। उसके गालों पर पानी की बूंदें ऐसी लग रही थी जैसे मोती हो। मैं पानी में खड़ा था और लग रहा था तपते रेत में खड़ा हूँ। मैं उससे बोला, ए नीचे आना। वो दूर जाकर अपना अंगूठा दिखाते हुए बोली, नहीं। संता माए,
मेरी शादी शेवंता से नहीं हो सकती क्या? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? तू तो अक्कर माशी है। अक्कर माशी यानी हराम की औलाद, जिसके बाप का कोई पता ना हो। और वो मुझे रोहित दास मामा की कहानी बताने लगी, कैसे वो अक्कर माशी होते हुए एक महार लड़की को पीछे भगा के ले गया। सारी की सारी महार बस्ती उसके पीछे पड़ी हुई है। ना जाने महार बहुत खतरनाक होते हैं बेटा, हम औरतों के साथ कैसा व्यवहार करें। हाँ, अगर तू किसी स्वर्ण जाति को लड़की को भगा के ले जाएगा तो सारी की सारी महार बस्ती तेरे पीछे खड़े बन के खड़ी हो जाएगी। अक्कर माशी, अक्कर माशी, अक्कर माशी। अगर मैं अक्कर माशी हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी माँ मसामा की शादी हुई विठल भाई कामले से, जिसके यहाँ पर हमेशा भूखे रहना पड़ता। 2 कोस दूर जाकर घास इकट्ठी करके लेकर आना, तहसील पर जाकर उसे बेचना, 6 कोस दूर जाकर जलावल इकट्ठी करके लेकर आना, उसे अक्कलकोट जाकर बेचना, तब कहीं जाने का खाने को कुछ मिलना। यानी हाथ पैर ही पेट। भूख से कोई कितनी जुगाली कर सकता है? वो हड़वंता लिम्बाले नामक पटेल के यहाँ पर विठल कामले, उसका पति मजूर हो गया। सालाना 800 रुपए पे दिन बाद कोलू के फूल की तरह छुटा रहता। दिन रात नदी में बहता पानी पसीने की एक एक बूंद लेकर बहता। लेकिन हड़वंता लिम्बाले कभी कभी मदद भी करता, और उसकी ये मदद तबाह कर रही थी। एक भले पूरे खानदान को, एक भले पूरे घर को बर्बाद कर रही थी। मसाई से शक हुआ और पंचायत ने उससे तलाक दिला दिया। मसाई दिन भर अपने बच्चों की बाट जोती रहती। उसका चांद्रभद्र का चंद्रू और लक्ष्मण दूध पीता लौट कर आएगा उसका पति। विठल कामले ने दूसरा ब्याह रचा लिया। आदमी का क्या, कभी भी पान की पीक की तरह औरत को थूक सकता है, लेकिन औरत, ऐसी औरत जिसके कांधे से उसका आजकल छलक गया हो। दादुनिया, हमारे गांव का गोदरी, कलगी तुरे के गीत गाता था। उसने मसाई को अपनी नाटक मंडली में काम करने के लिए कहा। मसाई खूब समझती थी 3 आदमियों के बीच के काम का मतलब। उसने मना कर दिया। आखिर जिसके कारण बदनाम हुई, उसी के कारण उसने अपने आप को रहना सहना बनाया। हनुमंता लिम्बाले ने उसे अक्कलकोट में एक कोठरी किराए पर ले दी। मसाई पेट से हुई, लेकिन लड़के का बाप कौन? हनुमंता को तो मसाई का जिस्म चाहिए था, औलाद नहीं। उसने बड़ा होकर खेती बाड़ी में हिस्सा मांगा तो मसाई कोर्ट में गई, तो उसने अगर इस बात के लिए जाकर कोर्ट कचहरी की, उसके साथ उसका नाम जुड़ा तो कितनी बदनामी होगी। मेरे पैदा होते ही तमाम पटेलों और जमींदारों की कोठियां बेचैन हो गई होंगी। मेरा पहला कदम पड़ते ही तमाम कुंतियों की छाती से दूध फूट पड़ा होगा। मसाई क्यों तैयार हुई इस बलात्कार को? क्यों उसने पल्ले दिया मुझे अपने पेट के अंदर 9 महीने 9 दिन? मैं किस खानदान से, किस वंश का दिया? मेरा बाप लिंगायत, क्योंकि उसके दादा परदादा लिंगायत, इसलिए मैं भी लिंगायत। मेरी माँ महार, उसके दादा परदादा महार, इसलिए मैं भी महार। लेकिन जन्म से लेकर आज तक पाला पोसा मुझे महबूब दस्तगीर नामक जमादार मुसलमान ने। उसका मुसलमान होना मुझ पर हक क्यों नहीं जताता है? क्या मैं स्वर्ण हूँ? नहीं, क्योंकि मेरी माँ अछूत है। क्या मैं अछूत हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा बाप स्वर्ण है। मैं जरासंध की तरह आधा समाज के भीतर, आधा समाज के बाहर। व्यवस्था का ये चक्रव्यूह किसने रचा है? इस नीति अनीति को किसने बनाया है? कब तक एक इंसान को अपनी पहचान धर्म, जात, बिरादरी, खानदान के नाम से देनी होगी? क्या उसका खुद का वजूद उसका धर्म नहीं हो सकता है? क्या उसकी खुद की काबिलियत उसकी जाति नहीं हो सकती है? क्या वो इस करोड़ों अरबों इंसानों के बीच का एक इंसान है? क्या उसका खानदान नहीं हो सकता है? कब तक एक इंसान दूसरे इंसान को ऊंच नीच, गोरे काले, औरत आदमी के नाम पर नोचता खसोटता रहेगा? कब तक एक इंसान से बड़ा सब कुछ होगा सिवाय इंसान के? जोहार माई बाप, जोहार माई बाप, जोगवा मिली है। जोहार माई बाप, जोहार माई बाप,
जोहार माई बाप जोगवा मिली है जोहार माई बाप जोगवा मिली है